हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो गया है। तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। फ्रांस बन गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसके माध्यम से इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट किया जा सकता है। किसके द्वारा इसको बनाया गया है। एनपीसीआई द्वारा इसको बनाया गया है यूपीआई को। इसका फुल फॉर्म क्या है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। समझौता किसके बीच हुआ है। तो एनपीसीआई ये भारत की कंपनी है, तो एनपीसीआई और लायरा कंपनी है फ्रांस की कंपनी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और इसके माध्यम से फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला। भारत का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है। समझौता एनपीसीआई और लायरा कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी, इसके बीच हुआ है। फ्रांस में एफिल टावर की टिकट लेने में यूपीआई का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। एफिल टावर जो फ्रांस में स्थित है, इसके टिकट, इसको देखने के लिए टिकट लगता है, तो टिकट लेने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। स्टडी जी का प्रश्न देखिए, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों में भी यूपीआई का उपयोग किया जाता है। जो भारत का यूपीआई है उसका उपयोग किया जाता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, गैब्रियल अटल को बनाया गया है। ये सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, आपको नोट कर लेना है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। अभी हाल ही में 26 जनवरी पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इनका नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन्स, ये फ्रांस में है। लियोन्स कहाँ पर है, फ्रांस में, तो यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश है। क्यों जारी किया है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस ओलंपिक होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, ऋतु बाहरी, इनको नियुक्त किया गया है। शपथ किसने दिलाई है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्होंने शपथ दिलाई है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। ये गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश है, आपको याद करना है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एम श्रीवास्तव, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अगर आपसे पूछता है तो कौन है, अन्ना चांडी, ये केरल हाई कोर्ट की पहली महिला, मतलब हाई कोर्ट, अब केरल हो या पूरे भारत में हो, हाई कोर्ट की पहली महिला अगर आपसे पूछता है पहली महिला न्यायाधीश, तो आपको अन्ना चांडी उत्तर लगाना है। ये केरल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, यहाँ पर न्यायाधीश है, महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है महिला, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, फातिमा बीबी। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है और इनको पद्म श्री पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रॉल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है, GRSE से समझौता किया है। GRSE, इसका फुल फॉर्म क्या है, GRSE का, तो GRSE का फुल फॉर्म क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में है। इससे समझौता किया है, किसने समझौता किया है, रॉल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए GRSE के साथ समझौता किया है। ये कोलकाता की कंपनी है। निर्माण कहाँ पर होगा, रांची झारखंड में इसका निर्माण होगा। C295 परिवहन विमान, ये कहाँ पर बनाया जाएगा, बड़ोदरा गुजरात में इसको बनाया जाएगा। पहला विमान कहाँ से खरीदा गया है, स्पेन से पहला विमान खरीदा गया है और निर्माण इसका कहाँ पर किया जाएगा,
वडोदरा गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा। टाटा और एयरबस कंपनी द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जाएगा। समुद्रयान मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी बनाई गई है? तो मत्स्य 6000 पनडुब्बी, इसका उपयोग समुद्रयान मिशन में किया जाएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है और समुद्र की ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो गहराई नापने के लिए फायदोमीटर और ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा हो गया है? भूटान शीर्ष देश बन गया है। भूटान पहले स्थान पे है। 2024-25 में 5668 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, ये इस बजट में कहा गया है। और इसमें भूटान पहले स्थान पे है। इसको कितना सहायता दी जाएगा? तो इसको 2069 करोड़ रुपए का सहायता दी जाएगी किसको? भूटान को। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे नेपाल देश है, इसको 700 करोड़ की सहायता दी जाएगी। और तीसरे स्थान पे कौन है? मालदीव है, इसको 600 करोड़ की सहायता दी जाएगी। जबकि 2023-24 में भूटान पहले स्थान पे था और मालदीव दूसरे स्थान पे था, लेकिन 2024-25 में मालदीव तीसरे स्थान पे चला गया। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं मोहम्मद मोइज्जू, उनका भारत से जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, जिस कारण से उसका असर इस पर देखने को पड़ा है। दूसरे स्थान से हटकर मालदीव तीसरे स्थान पे चला गया है। भारत से सहायता प्राप्त करने के मामले में मालदीव तीसरे स्थान पर हो गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? नोंगट्रुम। नोंगट्रुम यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? शेरिंग टोब्गो यहाँ के भी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ब्रिटिश भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ था? तो जेम्स विल्सन के कार्यकाल में 1860 में पेश हुआ था। अंतरिम बजट किस त्रिवेणी की, अंतरिम बजट में जो इस बार आया है उसमें किस त्रिवेणी की बात की गई है? तो 3D की बात की गई है। 3D का मतलब क्या है? तो पहले डी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी, दूसरे का मतलब डेमोग्राफी और तीसरे का मतलब डाइवर्सिटी। तो इसकी बात कहाँ पर की गई है? इस अंतरिम बजट में की गई है। किसके द्वारा इसको पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसको पेश किया गया है। ये उनका 6वां बजट है। इससे पहले उन्होंने 5 पूर्णकालिक बजट पेश किए थे। ये कैसा बजट है? तो ये जो है 6वां बजट जो है ये अंतरिम बजट है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए यह बजट क्या होता है? ये इलेक्शन के पहले का जो बजट होता है वो अंतरिम बजट होता है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है? निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। ये क्या है? ये भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और 3D का मतलब डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी बताया गया है। इसमें राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना अनुमान किया गया है? 5.1% का अनुमान किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला ओडिशा में रखी गई है। ओडिशा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? ओडिशा में संबलपुर ओडिशा में इसकी आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कुल क्षमता इसकी कितनी है? तो 2400 मेगावाट इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता है। इसमें 800 मेगावाट के कुल 3 प्रोजेक्ट हैं, तो कुल मिला के 2400 मेगावाट इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता हो गई है। इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ओडिशा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ओडिशा में रखी गई है। निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? नेवली लिग्नाइट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है कर्नाटक में। उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। और सलाल दुल्हस्ती बगलिहार रैटल परियोजना, ये सभी परियोजना सलाल दुल्हस्ती बगलिहार रैटल ये सभी परियोजना किस पर है? चेनाब नदी पर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक, ये पहला सर्वेक्षण पोत है। INS संध्याक ये पहला सर्वेक्षण पोत है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ पर शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको शामिल किया गया है। इसे यार्ड 3025 के नाम से भी जाना जाता है। यार्ड 3025 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है।
इसमें 2 डीजल इंजन लगाए गए हैं और इस तरह के 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जाने हैं। तो 4 बनाए जाने हैं कुल। पहला कौन सा है? INS संध्याक है, आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी के देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6वीं पनडुब्बी कौन सी बनाई गई? तो 6वीं वागशीर बनाई गई और इसमें कुल 6 पनडुब्बी बनाई गई थी। कौन कौन सी? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागशीर, वागीर और 6वीं कौन सी है? वागशीर है। किसने बनाया है? तो मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। भारत की पहली एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है? तो INS अर्नाला भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज है। INS विक्रांत क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 4 फरवरी सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेरिस, फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम 2024 की क्या है? देखभाल के अंतर को कम करना, ये 2024 की थीम है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको कमेंट करके बताना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सर्वाइकल कैंसर अभी हाल ही में चर्चा में था। सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर ये किस में होता है? तो महिलाओं में यह कैंसर होता है और गर्भाशय की ग्रीवा को प्रभावित करता है। नहीं, कहाँ पर होता है? गर्भाशय की ग्रीवा में यह कैंसर होता है। और इसका वायरस कौन सा होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से यह सर्वाइकल कैंसर होता है। महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। और भारत में महिलाओं में सर्वाधिक यही कैंसर होता है। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। ये अगर भारत में सर्वाधिक कैंसर महिलाओं में कौन सा होता है? तो सर्वाइकल कैंसर होता है। और स्तन कैंसर पूरे विश्व में सर्वाधिक महिलाओं में कौन सा कैंसर होता है? तो स्तन कैंसर होता है। और भारत में इसकी पहली सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक। ये पहली वैक्सीन का नाम है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है। और 9 से 14 वर्ष की उम्र की बच्चियों के लिए यह जो वैक्सीन है ये फ्री की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह को मरणोपरांत यह स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। मिल्खा सिंह को मरणोपरांत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। 2 गोल्ड दिए गए हैं, मिल्खा सिंह को भी दिया गया है और किसको? और PT उषा जी को भी दिया गया है। ये क्या है? तो ये इंडियन ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा बनाई गई थी। तो इन दोनों लोग को दिया गया, मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है और PT उषा जी को भी दिया गया है 2 गोल्ड। किसके द्वारा? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2 गोल्ड दिया गया है। मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स 1958 जो टोक्यो में हुआ था इसमें पदक जीता था और 1962 जो जकार्ता में हुआ था इसमें भी पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था और रोम ओलंपिक 1960 में इन्होंने 4थी रैंक प्राप्त की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। तो 1 वर्ष में 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। तो पहला कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, ये बिहार के हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपको याद रखना है। अभी किसको देने की घोषणा की गई है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा की गई है भारत रत्न। तो दूसरा अभी इनको कौन सा मिला था? तो 49वां जो भारत रत्न था ये कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और 50वां किसको दिया जाने की घोषणा की गई है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा की गई है। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री भी थे, आपको याद रखना है, और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और राम मंदिर रथ यात्रा इन्होंने गुजरात से अयोध्या तक इन्होंने स्टार्ट की थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पहली बार भारत रत्न 1954 में किसको दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और CV रमन। इन 3 लोगों को दिया गया था पहली बार भारत रत्न। मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया था। और 2 विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये 2 लोग हैं जिनको जो विदेशी से 2 विदेशी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है उससे सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित
T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। कर्नाटक ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? आंध्र प्रदेश इसमें उपविजेता रहा है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? मोहन बागान इसका विजेता रहा है। और डूरंड कप ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा रहा है और यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसमें उपविजेता राजस्थान रहा है। डेविस कप 2023 का विजेता इटली रहा है और यह टेनिस खेल से संबंधित है। अजलान शाह कप, इसका संबंध हॉकी खेल से और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मलेशिया में किया जाता है और इसमें भारत ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 5 लोगों को दिया गया है। वैजयंती और पद्मा सुब्रमण्यम, ये दोनों लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चिरंजीवी इनको दिया गया है। वेंकैया नायडू जी को दिया गया है और बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी 2024 की जो संपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास थी उसको हमने कल की वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। जो यूपी पुलिस की परीक्षा है या RO की परीक्षा, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।